हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 8 का मैथ्स का जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई, इस चैप्टर को स्टार्ट कराऊंगी। तो चैप्टर हमारे पास आसान है, इसमें आइडेंटिटीज़ वगैरह हैं जो हमें समझनी है अच्छे से, और कुछ आइडेंटिटीज़ है जो हमें याद रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 6.1 से हम अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ दे रखी हैं। फर्स्ट है आपके पास इंक्रीमेंट इन प्रोडक्ट्स। पहला टॉपिक है ये इस चैप्टर का, इंक्रीमेंट इन प्रोडक्ट। इंक्रीमेंट होता है बढ़ना, कि प्रोडक्ट में कितना बढ़ेगा। तो किस तरीके से जब हम एक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, अगर हम उसमें किसी भी नंबर को एक नंबर से, दो नंबर से, तीन नंबर से, किसी से भी अगर इंक्रीज कर दें तो प्रोडक्ट में कितना इंक्रीमेंट आएगा, वो हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, कंसिडर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर से 23 इंटू 27। आप दो नंबर्स यहाँ कंसिडर करो, 23 और 27 दो नंबर है, इनका मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर मैं इन दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करती हूँ, पहले मैं एक बार यहाँ इनका मल्टीप्लाई करके ही देख लेती हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 621 आएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, बाय हाउ मच डज द प्रोडक्ट इंक्रीज इफ द फर्स्ट नंबर 23 इज इंक्रीज्ड बाय 1। कह रहे हैं अगर 23 1 से इंक्रीज हो जाए, मतलब 23 की जगह 24 बन जाए, तो प्रोडक्ट में कितना चेंज आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 648 आ रहा है, तो कितने से चेंज आ रहा है, चेंज मतलब इनमें कितने का अंतर है, 27 का। तो आपने देखा, आपने इस नंबर को इंक्रीज किया तो चेंज इतने से आ रहा है। उसी तरीके से कह रहे हैं वट इफ द सेकेंड नंबर 27 इज इंक्रीज्ड बाय 1। अब अगर आप 27 को 1 से इंक्रीज कर दो, मतलब 28 कर दो, तो अब आपके पास कितने से चेंज आएगा वो आपको यहाँ बताना है। आंसर आया है 644 मल्टीप्लाई करके। तो इन दोनों में अब कितना चेंज है, वो है 23 का चेंज। तो अगर आप इस नंबर को इंक्रीज करते हो तो इतने से चेंज आएगा, और अगर आप इस नंबर को इंक्रीज कर रहे थे तो इतने से चेंज आएगा। मतलब फर्स्ट नंबर इंक्रीज करते हो तो सेकंड वाले नंबर से चेंज आएगा, सेकंड नंबर इंक्रीज करते हो तो फर्स्ट वाले नंबर से चेंज आएगा। फिर कह रहे हैं हाउ अबाउट व्हेन बोथ नंबर आर इंक्रीज्ड बाय 1। अगर दोनों ही 1 से इंक्रीज हो जाए तो अब 24 इंटू 28 हो गया, दोनों आपके पास 1 से इंक्रीज हो गए। आंसर इज 600। तो चेंज कितने का आया, पहले आपका आंसर आया था 648 का, अब आ रहा है 600। सॉरी 600 नहीं आएगा, एक बार दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो 672 आपके पास अब आंसर आ रहा है। तो पहले आपके पास था कितना, 621, अब आपके पास है 672, तो कितने से चेंज आ गया, 51 से चेंज आ जाएगा। तो ये आपको जो ये बता रहा है, एक बार एक नंबर चेंज करो, इंक्रीज करो, एक बार एक नंबर इंक्रीज करो, एक बार दोनों नंबर इंक्रीज करो, तो ये क्या चीज़ है, क्या हमें यहाँ पर वो समझाना चाह रहा है वो यहाँ जानते हैं। डू यू सी पैटर्न दैट कुड हेल्प जर्नलाइज अवर ऑब्जर्वेशन टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर। क्या आपने कोई पैटर्न यहाँ देखा कि किस तरीके से हम ये जान सकें कि अगर हम एक नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो कितने से चेंज आएगा, और अगर हम दूसरे नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो कितने से चेंज आएगा। बिल्कुल हम वो पैटर्न यहाँ पर देख चुके हैं। अगर हम फर्स्ट नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो सेकंड नंबर के जितना चेंज आएगा, और अगर हम सेकंड नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर के जितना चेंज आएगा। ठीक है, लेट अस फर्स्ट कंसिडर द सिंपलर प्रॉब्लम। चलो अब यहाँ एक एक करके समझते हैं। फाइंड द इंक्रीज इन प्रोडक्ट व्हेन 27 इज इंक्रीज्ड बाय 1। कह रहे पहले वो प्रॉब्लम देखते हैं, कौन सी, जब हमने 27 को 1 से इंक्रीज किया था। From the definition of multiplication and the commutative property, it is clear that the product increased by 23। तो ये बिल्कुल क्लियर था, अगर हम 27 को 1 से इंक्रीज कर रहे थे तो उसमें कितने से चेंज आ रहा था, 23 से। दिस कैन बी सीन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एज वेल। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन आप सीख के आए हो, 7th क्लास में ये टॉपिक आप सीख के आए हो। अब वही टॉपिक आपको यहाँ रिपीट कराया गया है, और उसी टॉपिक के जरिए ही हम ये बता पा रहे हैं कि अगर हम एक नंबर को इंक्रीज करें तो दूसरे नंबर के जितना चेंज आ रहा है। इफ ए एंड बी एंड सी आर 3 नंबर, देन मैंने माना यहाँ 3 नंबर है, ए बी और सी।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेरे को क्या कहती है मल्टीप्लिकेशन की, कि जो ये ए है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है और जो ये ए है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है। फाइनली आंसर ये है मेरे पास, है ना। इसी को उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया है और कुछ नहीं किया। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होती है। ओवर एडिशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, अगर यहाँ पर बीच में माइनस का साइन होगा तो ये ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। बाकी सेम रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। चलिए आगे जानते हैं क्या कह रहा है हमसे। यूजिंग दिस आइडेंटिटी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी विद a इज 23, b इज 27 एंड c इज 1। तब उन्होंने यहाँ पर a, b और c की तीन वैल्यू ले ली। a को उन्होंने 23 लिया, b को उन्होंने 27 लिया और c को 1 लिया, क्योंकि हम 27 को 1 से इंक्रीज कर रहे थे। तो हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर 23 ब्रैकेट में 27 प्लस 1 a इंटू बी प्लस सी। अब देखो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है और ये 23 इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है, तो पता चल रहा है ना आपको कि ये नंबर 23 से इंक्रीज हो रहा है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई आप कर रहे थे, उसके बाद ये 23 और ऐड हो गया, तो इससे हमें क्या पता चला, अगर हम 27 को 1 से इंक्रीज करेंगे तो जो ओवरऑल प्रोडक्ट है हमारा वो 23 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आगे आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, रिमेंबर दैट हेयर a इंटू बी प्लस सी एंड 23 इंटू 27 प्लस 1 मीन्स a मल्टीप्लाई b प्लस सी। तो कह रहा है यहाँ पर जो ये लिखा है ना a b प्लस सी, इसका मतलब क्या है, जो a है ये मल्टीप्लाई का है इस b प्लस सी के साथ। उसी तरीके से ये 23 जो है वो मल्टीप्लाई का है 27 प्लस 1 के साथ। क्लियर है। We usually skip writing the multiply symbol before or after brackets just as in case of expression like 5a, xy, etc. हम क्या करते हैं, जो ये मल्टीप्लाई का सिंबल है यूजुअली हम इसको नहीं लिखते, ब्रैकेट से पहले या ब्रैकेट के बाद में नहीं लिखते हैं, तो हम नॉर्मली लिख देते हैं 5x, तो उसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई x। हम लिख देते हैं xy, तो उसका मतलब होता है x इंटू में y। तो जब भी कोई भी नंबर ब्रैकेट के बाहर लिखा है इसका मतलब वो उसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई का है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज वी कैन ऑल्सो सिमिलरली एक्सपेंड a प्लस बी इंटू सी यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एज फॉलो। हम a प्लस बी इंटू सी को भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। बात वही है, आप a b प्लस सी लिखो तो ये a इनके साथ मल्टीप्लाई का है। अब आप अगर इस a को यहाँ पर ले जाओ ब्रैकेट के बाद में ले जाओ तो भी बात वही है, वो है तो उनके साथ मल्टीप्लाई का ही। तो सिमिलरली अब उन्होंने a प्लस बी को अंदर कर दिया है और c को बाहर कर दिया, तो ये c इस a के साथ भी मल्टीप्लाई का है और इस b के साथ भी मल्टीप्लाई का है। तो क्या बन जाएगा, ca प्लस सी बी, जिसको आप AC प्लस BC भी कह सकते हो। मल्टीप्लाई में हम नंबर्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। आप 2 इंटू 3 लिखो या फिर 3 इंटू 2 लिखो, बात एक ही, आपका आंसर 6 ही आने वाला है। तो आप C इंटू A लिखो या A इंटू C लिखो, अगेन बात एक ही है, आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, वी कैन यूज़ दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड इन जनरल how much a product increase if one or both the number in the product are increased by 1। तो अब हम इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ये जानने के लिए कि अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और हम दोनों में से किसी एक नंबर को 1 से इंक्रीज़ कर दें या फिर हम दोनों नंबर को 1 से इंक्रीज़ कर दें तो रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा। सपोज़ द इनिशियल 2 नंबर्स आर a एंड b। मैंने माना है स्टार्टिंग के 2 नंबर्स जो थे स्टार्टिंग में मेरे पास वो a और b थे। इफ़ वन ऑफ द नंबर से b इज़ इंक्रीज बाय 1। अब मैंने मान लिया कि जो ये b वाला नंबर है ये 1 से इंक्रीज़ हो गया, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर a पहले लिखा हुआ था a इंटू में b, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई का साइन लगा के और बिना साइन लगाए भी। अब ये b जो है मेरे पास 1 से इंक्रीज़ हो गया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है b प्लस 1। अब इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि ये 1 से इंक्रीज़ हो गया है। तो जब a को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर ये आएगा।
तो इतने से ही तो इंक्रीज़ हुआ, ये ए भी तो पहले वाला ही है, तो इसका मतलब वो ए से क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जितना भी नंबर ए का होगा उतने से ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर? नाउ लेट अस सी व्हाट हैपन इफ बोथ द नंबर इन अ प्रोडक्ट आर इंक्रीज बाय 1। लेकिन अगर दोनों ही नंबर 1 से इंक्रीज हो जाए, अभी तो हमने सिर्फ एक ही नंबर को 1 से इंक्रीज किया है, अब अगर हम ए और बी दोनों को 1 से इंक्रीज कर दें तो क्या होगा वो जानते हैं। इफ इन द प्रोडक्ट ए इंटू बी बोथ ए एंड बी आर इंक्रीज बाय 1 देन वी ऑब्टेन ए प्लस 1 एंड बी प्लस 1। तो अब ए इंटू बी था, ये दोनों 1 से इंक्रीज हो गए, तो मैंने इसमें भी 1 को प्लस कर दिया और इसमें भी 1 को प्लस कर दिया। ठीक है, हाउ डू वी एक्सपेंड दिस, हम इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे वो अब हम यहाँ सीखेंगे। लेट अस कंसिडर्ड ए प्लस 1 एज अ सिंगल टर्म, देन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी हैव, हम क्या मान के चलेंगे, हमने माना कि ये एक सिंगल टर्म है a प्लस 1, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा रहे हैं, इस वाले नंबर को इस b के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसी पूरी सिंगल टर्म को इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, हमने इसे सिंगल टर्म माना है। आप चाहो तो इसको भी सिंगल टर्म मान सकते हो, a प्लस 1 और b प्लस 1 है, आप चाहो तो इसको सिंगल टर्म मान लो, फिर a से इस सिंगल टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को इस सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर दोनों केस में सेम आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 है, तो मैंने इसे सिंगल टर्म माना था, तो b के साथ भी इसको मल्टीप्लाई किया है और 1 के साथ भी इसे मल्टीप्लाई किया है। अगेन अप्लाइंग दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी ऑब्टेन, अब हमने क्या किया, a प्लस 1 इंटू बी था और a प्लस 1 इंटू 1 था, तो आपने देखा कि कितने से इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब आप इतने पोर्शन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा a प्लस बी, अंदर मल्टीप्लाई किया है मैंने, a प्लस यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, a b आएगा, सॉरी b को इससे मल्टीप्लाई किया, b को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 को इससे किया, तो मेरा फाइनली इनिशियल में a इंटू बी था, तो इसका मतलब इतने से मेरा प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर मैं दोनों नंबर को इंक्रीज़ करती हूँ तो मेरा ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो b प्लस ए प्लस 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आप ये एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, यहाँ पर अगर a 23 और b 27 है तो कैसे होगा, तो 23 प्लस 1 और 27 प्लस 1 आप करोगे, तो इसका मतलब 23 प्लस 1 को भी 27 से मल्टीप्लाई करोगे और 23 प्लस 1 को 1 से करोगे। ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्ट है वो कितने से इंक्रीज़ हो जाएगा, 27 प्लस 23 प्लस 1, इतने से आपका प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपके पास पहले ही था 23 इंटू 27, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, तो जो आगे के टर्म्स लिखे हैं उतने से आपका प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो गया। क्लियर हो गया? चलिए, अब वो आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, दस द प्रोडक्ट a इंटू बी इंक्रीज बाय a प्लस बी प्लस 1 व्हेन ईच ऑफ a एंड b आर इंक्रीज बाय 1। तो इससे हमें ये पता चला कि a इंटू बी का अगर हम प्रोडक्ट जो था हमारे पास, अगर हम a और b दोनों ही 1 से इंक्रीज़ कर दें तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो इतने से इंक्रीज़ हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 1 से। क्लियर? What would we get if we expand a plus 1 b plus 1 by first taking b plus 1 as a single term? कह रहा है अब अगर हम b plus 1 को सिंगल टर्म ले लें तो क्या होगा। अभी हमने a plus 1 को सिंगल टर्म लिया था, तो कोई बात नहीं, अब हमने इसको सिंगल टर्म लिया है तो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी, तो आंसर आ गया ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस 1। तो ओवरऑल प्रोडक्ट तो अभी भी उतने से ही इंक्रीज़ हो रहा है जितने से पहले इंक्रीज़ हो रहा था। तो आप किसी को भी सिंगल टर्म ले लो, आपका आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, प्रोडक्ट जो है वो आपका a प्लस बी प्लस 1 से ही इंक्रीज़ होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन वन ऑफ द नंबर इन अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 1 एंड अदर इज डिक्रीज बाय 1, विल देयर बी एनी चेंज इन अ प्रोडक्ट। कह रहा है अब अगर अभी तक हमने सीखा कि दोनों नंबर या तो इंक्रीज़ हो रहे हैं या एक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है,
अब हम यहाँ सीखने वाले हैं कि मान लो अगर एक नंबर इंक्रीज हो रहा है 1 से और दूसरा नंबर डिक्रीज हो रहा है 1 से, तो क्या उनके प्रोडक्ट में कोई चेंज आएगा? तो चलो एक एग्जांपल से यहाँ पर उसे भी समझते हैं। Let us again take the product AB of two number A and B. If A is increased by 1 and B is decreased by 1, then their product will be A plus 1 and B minus 1. कह रहा है हमारे पास दो नंबर थे A इंटू बी, वही दो नंबर A और B थे। A को मैंने 1 से इंक्रीज़ कर दिया है और B को मैंने 1 से डिक्रीज़ कर दिया है। तो अब अगर मैं इसका प्रोडक्ट देखूँ यहाँ पर, तो अगेन मैं इसको सिंगल टर्म मान लेती हूँ। तो मेरे पास a प्लस 1 जो है वो b से भी इंटू होगा और a प्लस 1 जो है वो 1 से भी इंटू होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बीच में साइन माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, जो साइन यहाँ होता है वही आता है। तो ये आ जाएगा ए बी प्लस बी माइनस ए प्लस 1। तो अब आपका जो प्रोडक्ट इंक्रीज होगा वो इतने से होगा, b माइनस a माइनस 1 से होगा। इसी को ही आप एक एग्जाम्पल लेके बता सकते हो। a की वैल्यू को आपको 23 पुट करना है, b की वैल्यू को आपको 27 पुट करना है। तो अगर हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं तो 23 प्लस 1 27 माइनस 1 हो गया। तो 23 प्लस 1 को भी 27 से इंटू करोगे और 23 प्लस 1 को 1 से भी इंटू करोगे, बीच में आपका साइन माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आपके पास माइनस है। जो साइन दूसरे ब्रैकेट में होगा जिसको आपने सिंगल टर्म नहीं माना है, तो आप वही साइन यहाँ लगाओगे। तो ये 23 इसके साथ भी इंटू हो गया और 27 इसके साथ 1 के साथ, 23 1 जा 23, 1 इंटू 1 1। तो प्रोडक्ट ओवरऑल आपका इतने से इंक्रीज हो गया। क्लियर हुआ? अब वो आपसे क्या कह रहा है, विल द प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीज, या प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज होगा। फाइंड 3 एग्जाम्पल वेयर द प्रोडक्ट डिक्रीज। ऐसे कोई 3 एग्जाम्पल दो जहाँ पर प्रोडक्ट डिक्रीज भी हो रहा हो। तो वही 3 एग्जाम्पल आपको नेगेटिव में लेने होंगे, तब होगा। आपको नीचे आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दे रखा है। कह रहे व्हाट हैपन व्हेन ए एंड बी आर नेगेटिव इंटीजर्स। अगर ए और बी नेगेटिव इंटीजर्स हुए, अभी तक तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स थे, तो हमारा प्रोडक्ट आसानी से इंक्रीज ही निकल रहा था। तो चलो देखते हैं। चेक बाय सब्सटीट्यूटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द अबव केस। अब ए और बी की अलग अलग वैल्यू पुट करो। जैसे ए की वैल्यू -5, बी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू -5। इन्हें पुट करके देखो कि क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। अभी हम पुट करके देखेंगे। वी हैव सीन दैट इंटीजर्स ऑल्सो सेटिस्फाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट इज इफ एक्स वाई एंड जेड आर 3 इंटीजर्स, देन एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड। कह रहे जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स आपको पता है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं। तो कह रहे जो इंटीजर्स होते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। मतलब जो ये x है ये इस y के साथ भी इंटू का होगा और इस z के साथ भी। Thus the expression we have for increase of product hold when the latter numbers take on negative integer value as well। तो कह रहे हैं जो हमने ऊपर एक्सप्रेशंस पढ़े कि नंबर इंक्रीज, प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता है, वो उन नंबर्स के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है जब हमारे पास जो लेटर्स होंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स में होंगे। Recall the two algebraic expressions are equal if they take on the same value when their number letters are replaced by number। तो आपने algebraic expression में ये समझा था कि दो algebraic expressions जो हैं वो equal कब होते हैं, जब उनकी सेम वैल्यू होती है। दोनों की 23a, अगर 23a है तो सेम होगा, और जो आपके पास लेटर नंबर है उसे आप रिप्लेस कर दोगे नंबर से तो भी सेम ही आएगा। तो दिस नंबर कुड बी एनी इंटीजर, तो फिर वो नंबर तो कोई भी इंटीजर हो सकते हैं ना। मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस द इक्वालिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर। तो अगर हम इसे मैथमेटिक फॉर्म में देखें कि अगर हम दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वल कर रहे हैं तो वो कैसे दिखाएंगे। ए ब्रैकेट में b प्लस 8 है, जिसको आप ए बी प्लस 8a लिख सकते, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सिमिलरली a प्लस 1 b माइनस 1 है, उसको आप ये लिख सकते हो। अब आप यहाँ a और b की कोई भी वैल्यू रख लो, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे सेम वैल्यूज़ रखो, तो आपके जो आंसर आएंगे, वैल्यू आएगी, वो सेम आएगी। तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज़ बोलते हैं। क्लियर है? अब हम पहले अपना ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं जिसमें हमारे को a और b की वैल्यूज़ दे रखी थी और ऊपर वाले एक्सप्रेशंस में हमें एक बार पुट करके देखना था।
अगर हम अपना एक्सप्रेशन देखें यहाँ पर ऊपर, वो आपसे कह रहा था, यहाँ पर आपके पास है a ब्रैकेट में b+1 है, इसके अंदर पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो वो आपसे कह रहा था कि जो a और b की अगर वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव में हुई तो क्या होगा। a की वैल्यू -5 है, b की वैल्यू 8 है। तो इनिशियली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जो इनका प्रोडक्ट है, इनिशियली इनका प्रोडक्ट है -5 इंटू में 8, 8 5 जा 40 है। तो अब मैंने यहाँ लिख दिया -5 और यहाँ लिख दिया 8+1। तो इसको इससे इंटू किया और -5 को 1 से इंटू किया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो मेरा प्रोडक्ट आ रहा है उसमें इसी से ही चेंज आ रहा है। जितनी टर्म ए की थी, ए वाले से ही तो चेंज आ रहा है। तो आप नेगेटिव वैल्यू रखो या पॉजिटिव वैल्यू रखो नंबर्स की, तो जो चेंज आता है ना वो सेम आता है। मतलब जैसे यहाँ पर आपके पास ए से चेंज आ रहा था, आप देख रहे थे इसके अंदर ए से चेंज आ रहा था, वो ए से इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था। तो आप यहाँ पर देखो तो ये भी तो ए से ही चेंज आ रहा है। ए की वैल्यू तो -5 है, तो अब -40 आ गया और माइनस का 45 आ गया। तो वो घट रहा है उतने से, क्योंकि उसकी वैल्यू नेगेटिव है ए की, पर चेंज उतने से ही आ रहा है जितने नंबर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आगे आपसे क्या कह रहे हैं, बाय हाउ मच विल द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स चेंज इफ वन ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाय m एंड द अदर बाय n। कह रहा है अब बताओ दो नंबर्स के प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा अगर एक नंबर m से इंक्रीज हो रहा हो और एक नंबर n से इंक्रीज हो रहा हो। तो इनिशियली मैंने a और b ले लिए। इनिशियली a एंड b, इफ़ a एंड b आर द इनिशियल नंबर बीइंग मल्टीप्लाई, देन a प्लस एन एंड b प्लस एन बन जाएगा। a में मैंने m से चेंज कर दिया और b में मैंने n से चेंज कर दिया। तो अगेन ये मैंने अपनी सिंगल टर्म ले ली, तो ये b के साथ भी मल्टीप्लाई किया है और ये n के साथ भी मल्टीप्लाई किया है। अब b को अंदर मल्टीप्लाई किया इन दोनों के साथ, तो ये दो टर्म्स आ गई। n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये दो टर्म्स आ गई। तो मेरे पास इनिशियली जो प्रोडक्ट था वो a इंटू बी था, सिर्फ ये वाला। तो इतने से मेरे पास चेंज आ जाएगा, इतने से मेरा प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? नोटिस दैट द प्रोडक्ट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म am विद ईच टर्म bn। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आ कैसे रहे, सम ऑफ द प्रोडक्ट, जो टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट के सम से आ रहा है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी 1 आ गई यहाँ पर कि अगर दो नंबर्स होते हैं, दो टर्म्स हैं, तो आप जब उन्हें सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, AB प्लस MB प्लस AN प्लस MN, इस फॉर्म में आएगा। इन्होंने इसको डायग्राम की फॉर्म में भी दिया है और कुछ हम आगे एग्जाम्पल भी अभी करेंगे तो आपको और अच्छे से ये आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये डायग्राम फॉर्म में इन्होंने यहाँ पर बताया, a प्लस एम इंटू में b प्लस एन करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ आगे देखिए क्या कह रहे हैं, दिस आइडेंटिटी कैन बी यूज टू फाइंड हाउ प्रोडक्ट चेंज व्हेन द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड आर इंक्रीज और डिक्रीज बाय एनी अमाउंट। तो ये आइडेंटिटी सिर्फ हमें ये बताती है, हम इस आइडेंटिटी की हेल्प से ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में कितना चेंज आएगा अगर हम किसी एक नंबर को इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें। ठीक है, कैन यू सी हाउ दिस आइडेंटिटी कैन बी यूज व्हेन वन और बोथ द नंबर बी डिक्रीज्ड। क्या आपने देखा है कि ये आइडेंटिटी हम इसे कैसे यूज़ करेंगे अगर हम एक या फिर दोनों ही नंबर को डिक्रीज़ कर दें तो चलो देखते हैं। For example, let us reconsider the case when one number is increased by 1 and the other is decreased by 1। कह रहे चलो वापसी हम उसी केस पे आते हैं जहाँ पर एक नंबर 1 से इंक्रीज हो रहा था और एक नंबर 1 से डिक्रीज हो रहा था। Let us write the product a प्लस 1 एंड b माइनस 1। तो हमने क्या किया, वो प्रोडक्ट ले लिया, a को 1 से इंक्रीज कर दिया और b को 1 से डिक्रीज कर दिया। तो अभी हम जान के आए थे कि a प्लस एम किया था हमने और b प्लस एन किया था, ये क्या था। तो हमने क्या किया, a प्लस 1 ऐसे ही रहने दिया और b माइनस 1 को मैंने b प्लस माइनस 1 लिख दिया।
इसका मतलब यहाँ m की वैल्यू तो 1 है और n की वैल्यू -1 है। तो टेकिंग m1 एंड n -1 इन आइडेंटिटी 1, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, विच इज़ सेम एक्सप्रेशन दैट वी ऑब्टेन अर्लियर। वही एक्सप्रेशन है जो हमको पहले मिला था। देखो यहाँ पर b - a - 1 है ना, ये रहा। ठीक है, क्लियर है। यूज आइडेंटिटी 1 to find how the product change when one number decrease by 2 and other number increase by 3। कह रहा है अब आइडेंटिटी 1 का यूज़ करो और ये देखो कि अगर एक नंबर 2 से डिक्रीज़ हो रहा हो और दूसरा नंबर 3 से इंक्रीज़ हो रहा हो तो क्या होगा। और दोनों ही नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं सेकेंड केस में, एक बार एक 3 से और एक 4 से, तो क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आइडेंटिटी 1 थी हमारे पास a + m और b + n। अब a को ऐसे ही रहने दिया मैंने, यहाँ पर एक को 2 से डिक्रीज़ कर दिया और इसको मैंने क्या किया 3 से इंक्रीज़ कर दिया, जैसे कि उन्होंने हमसे फर्स्ट पार्ट में बोला। तो a - 2 इंटू में भी b हो जाएगा और a - 2 इंटू में 3 हो जाएगा। तो b को अंदर इंटू करेंगे तो ab - 2 भी हो जाएगा और यहाँ पर 3a - 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा इनिशियल प्रोडक्ट ये था। तो कितने से चेंज आ रहा है, इतने से चेंज आएगा। अगर आप एक नंबर पहले वाले नंबर को डिक्रीज़ करोगे और दूसरे वाले नंबर को इंक्रीज़ करोगे तब। ठीक है, अब वो कह रहा है दोनों ही नंबर आप डिक्रीज़ कर दो 3 और 4 से। तो a + m ये आपका सेकेंड पार्ट है और b + n था। तो अब एक बार 3 से इसे डिक्रीज़ कर दिया, 4 से इसे डिक्रीज़ कर दिया, तो a - 3 इंटू बी हो जाएगा। उसे मैंने सिंगल टर्म माना है, माइनस a - 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर आपके पास एक इंक्रीज़ हो रहा था, एक डिक्रीज़ हो रहा था, पर यहाँ दोनों ही डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा ab माइनस का 3b माइनस का 4a प्लस का 12। तो इतने से चेंज आ जाएगा। क्लियर है। कहीं पर डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना था, आपको प्रोडक्ट चेंज बताना था कि कितने से चेंज आएगा अगर आप एक नंबर इंक्रीज़ और एक डिक्रीज़ करो या फिर आप दोनों ही डिक्रीज़ करो तो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज वेरीफाई द आंसर बाय फाइंडिंग द प्रोडक्ट विदाउट कन्वर्टिंग द सब्ट्रैक्शन टू एडिशन। कह रहा है आप इस आंसर को वेरीफाई करो। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को, ये वाले -1 को एडिशन में कन्वर्ट किया था, तो वो नहीं करना है। तो जर्नलाइजिंग दिस वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट a + u b - v। तो हम इसका प्रोडक्ट ईजिली निकाल सकते हैं a + u और b - v का। तो वो कैसे निकालेंगे, इसको मैंने सिंगल टर्म मान लिया, b से इंटू कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने v से भी इंटू कर दिया। तो ab + ub माइनस, आप इसे अंदर इंटू कर लो, av + uv। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो ये इनिशियली था, इतने से आपके में चेंज आ रहा है। क्लियर। चेक दैट दिस इज सेम एज टेकिंग m = u एंड n = -v इन आइडेंटिटी 1। आइडेंटिटी 1 में अगर आप ये पुट करो तो क्या ये सेम है, आइडेंटिटी 1 ये रही सेम है, बस साइन का फर्क हो जाएगा। क्लियर। As in identity 1, the product a plus u into b minus v is the sum of the product of each term। आप अभी हमने जाना था आइडेंटिटी 1 हमें क्या कहती थी, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म। हर एक टर्म के प्रोडक्ट का सम है आइडेंटिटी 1। विद ईच टर्म b माइनस वी या फिर b एंड माइनस वी। नोटिस दैट द साइन ऑफ द टर्म इन द प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द यूजुअल रूल ऑफ इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो आप इसको a + u, b + -v लिखो
या फिर b माइनस वी लिखो डायरेक्ट, आंसर सेम ही आने वाला है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको रूल्स बताए गए हैं। मेन है आपको दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, जो अब हम यहाँ एग्जाम्पल्स में सीखने वाले हैं। ठीक है, एक्सपेंड करना है आपको इन दोनों को। तो देखो a माइनस यू बी प्लस वी है, यहाँ पर करते हैं हम। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, ये लिखा, इसको b से मल्टीप्लाई किया, सेम दोबारा से ये लिखा और इसको v से भी कर दिया, इसे सिंगल टर्म मानी है मैंने। अब b को अंदर इंटू किया, ऐसे मैंने यहाँ v को अंदर इंटू किया, ए वी माइनस यू वी। सारी टर्म्स अलग अलग हैं क्योंकि सबके जो वेरिएबल्स हैं वो अलग है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये रहा। सिमिलरली a माइनस यू बी माइनस वी है, तो पहले मैंने ये सिंगल टर्म लिखी, इसको b से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओगे, फिर मैंने ये लिखी और इसको v से मल्टीप्लाई किया, तो ए बी माइनस का यू बी, ए वी, ये दोनों माइनस मिलके ध्यान रखना प्लस बन जाते हैं। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाता है। क्लियर? तो ये रहा आपका आंसर। क्लियर? नाउ कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उनको करते हैं। कह रहे हैं 3a अपॉन 2a माइनस बी प्लस 1 अपॉन 5 है, इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मतलब होता है सिंप्लीफाई करना। 3a अपॉन 2 ब्रैकेट में आपके पास a माइनस बी प्लस 1 अपॉन 5, यही दे रखा है। चलो अब ये 3a ना अंदर तीन टर्म्स हैं, तो तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, a के साथ भी b के साथ भी। ध्यान रखिएगा साइन वही लगाना जिस टर्म का साइन जो है, और 1/5 के साथ भी। देखो b माइनस का था तो मैंने यहाँ माइनस का ही साइन लगाया है, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 2। आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं। तो ये हो जाएगा 3ab अपॉन 2 और ये हो जाएगा 3a अपॉन में 25। तो यही आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये रहा आपका आंसर। एक सेकेंड, यहाँ पर 2 था, अच्छा गलती से मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। 2 था ना या 3a अपॉन 2, तो यहाँ 10 आ गया। तो देख लो आपका आंसर 3a अपॉन 2, 3 अपॉन 2 a स्क्वायर, 3 अपॉन 2 ab और 3 अपॉन 10a। क्लियर? चलिए आप क्या कह रहे हैं, कैन एनी टू टर्म्स बी एडिड टू गेट अ सिंगल टर्म? क्या हम किसी भी दो टर्म्स को ऐड कर सकते हैं एक सिंगल टर्म बनाने के लिए? नहीं, हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। लाइक टर्म्स का मतलब, जैसे अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ ab है, यहाँ a है, ये अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनके वेरिएबल सेम नहीं है। अब जैसे मैं बोलूँ 4a और 9a, तो दोनों के बाद a है, तो ये लाइक टर्म्स है। लेकिन 4a और 9a स्क्वायर ये लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि वहाँ एक जगह a है और एक जगह a स्क्वायर है। तो हम किसी भी दो टर्म्स को ऐड करके एक सिंगल टर्म नहीं बना सकते, हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन 3 अपॉन 2a स्क्वायर एंड 3 अपॉन 10a बी एडिड टू गेट अ सिंगल टर्म? नो, हम इसे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं ये अलग अलग हैं, ये लाइक टर्म्स नहीं हैं। वी सी दैट नो टू टर्म्स हैव एग्जैक्टली द सेम लैटर नंबर which would have allowed them to simplify in a single term. So a further simplification of this expression is not possible. Recall that we call terms having the same latter number like terms. तो इनके जो latter numbers हैं वो सेम नहीं है, इसलिए हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते और एक हम सिंगल टर्म नहीं बना सकते और ना ही हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर? नाउ द एग्जाम्पल नंबर 2 इज, अगेन आपको एक्सपेंड करना है यहाँ पर। तो आपसे कह रहा है a प्लस बी एंड a प्लस बी, तो दोनों में a प्लस बी है, आपको इसको एक्सपेंड करना है मतलब सिंप्लीफाई करना है। a प्लस बी और फिर है a प्लस बी। अगेन मैंने इसे सिंगल टर्म माना, इसको a के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और इसी सिंगल टर्म को दूसरे ब्रैकेट के b के साथ कर दिया। ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई पूरा, एक बार इसके साथ। तो अब a को अंदर मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस ए बी आ गया। सेम b को अंदर मल्टीप्लाई किया, ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया। ध्यान से देखो ये दोनों एक लाइक टर्म्स हैं, ए बी।
सेम लेटर नंबर है तो मैंने इसे 2ab लिख दिया और ये b स्क्वायर हो गया, तो आपकी ये एक आइडेंटिटी बन गई, ये रही। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्सपेंड करना आपको अगेन, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने इसको सिंगल टर्म माना है तो a के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया और b के साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर, b को अंदर इंटू कर रही हूँ तो a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ध्यान से अगर आप देखो तो ये दोनों आपको लाइक टर्म्स दिख रही हैं, तो आप इसे लिख सकते हो 3a स्क्वायर b, और ये दोनों भी लाइक टर्म्स दिख रही हैं तो 3ab स्क्वायर भी लिख सकते हो इसे, और यहाँ b क्यूब ऐसी है। अब कोई लाइक टर्म्स नहीं है तो ये आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो आपका आंसर आ गया ये। उन्होंने वही बता रखा है कि किस तरीके से हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल से क्लियर हो गया आपके पास कि आपको कौन कौन सी टर्म्स को ऐड करना होता है, कब आपको ये पता चलना चाहिए कि कब हमें आंसर छोड़ देना है कि हमारा आंसर है आगे सिंप्लीफाई नहीं हो। जब उसमें अनलाइक टर्म्स आ जाएं तो समझो अब आप ऐड और लेस नहीं कर सकते, अब आपको वहीं छोड़ना है। जब तक लाइक टर्म्स है तब तक आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। नाउ द पिंच ऑफ हिस्ट्री, इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता रखा है। उसके बाद फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं, इसे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज आप पूरा ये टॉपिक समझ लो, फिर से मैं बोलूँगी ऊपर जितना अभी तक हमने समझा उसमें सिर्फ आपको ये समझना है कि किस तरीके से ब्रैकेट में जो नंबर्स होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो वो हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, उसमें भी दे रखा है और अच्छे से जानेंगे। बट एक बार आप ये टॉपिक अच्छे से समझ लो, कहीं भी दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।